कहानी है 1956 के शिमला की, जहां हरीश अपनी पत्नी और बेटी के साथ शिफ्ट हुआ था क्योंकि उसे एक इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल की जॉब मिली थी। हरीश का एक छोटा भाई भी था, नरेंद्र, जिसे नंदी कह के बुलाते थे। हरीश के शिमला आने के कुछ महीने पहले नंदी को शिमला से 150 किलोमीटर दूर जियोरिन नाम की जगह पर जॉब मिली थी और वो वहां चला गया था। यहाँ शिमला के इंस्टीट्यूट में करीब 9 स्टूडेंट्स थे, 3 स्टाफ मेंबर थे और एक गार्ड था जो रात को पहरा देने आता था। यह इंस्टीट्यूट शिमला के टाउन से करीब 5 किलोमीटर दूर था, एक वीरान इलाके में, और इक्का दुक्का घरों को छोड़कर यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, जिसके चलते रात को घना अंधेरा रहता था। हरीश को उसके छोटे भाई नंदी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वो अगले दिन शुक्रवार को शाम 6 बजे की बस से निकलेगा उनके पास आने के लिए। हरीश उसे जल्दी निकलने की सलाह देता है क्योंकि उसे आते आते रात के 11 बज सकते थे और रास्ता खराब होने की वजह से उसे दिक्कत भी हो सकती थी। हरीश उसे समझाए उससे पहले कॉल कट हो जाता है। आज के समय की तरह उस दौर में मोबाइल नहीं होते थे, सिर्फ टेलीफोन होते थे और उसमें भी समय सीमा होती थी बात करने की। हरीश को पता था कि नंदी बात नहीं मानेगा और शाम को ही निकलेगा, तो उसे लेने के लिए हरीश को स्टॉप पर जाना होगा, जो इंस्टीट्यूट से 1 किलोमीटर पैदल रास्ता था। और रात में जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, उन्हें अंधेरे में ही ये सफ़र काटना होगा। अगले दिन नंदी प्योन को भेज बस को रुकवाता है और अपना बैग पैक करके वो बस स्टॉप पहुंचता है। अब करीब 6:30 बज चुके थे। नंदी को नींद नहीं आ रही थी तो वो एक किताब पढ़ता है। वैसे बस में नंदी के अलावा 8 पैसेंजर्स थे और एक ड्राइवर और एक कंडक्टर थे, यानी टोटल 11 लोग थे। पैसेंजर्स को देखने से लगता था ये लोग या तो व्यापारी होंगे या तो किसान, और इन सभी लोगों में सबसे पढ़ा लिखा सिर्फ नंदी था। खिड़की के बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा था। ऊंचे पहाड़, सड़क के किनारे खाई है और खाई में बहती हुई नदी नज़र आती है। कुछ देर बाद नंदी को नींद आ जाती है और वो अभी सोया ही था कि बस की ब्रेक लगती है ज़ोर से और नंदी का सर पार्टीशन से टकरा जाता है। नंदी ड्राइवर को देखता है और ड्राइवर उसे देखता है। फिर ड्राइवर अपने डैशबोर्ड पर लगी हुई हनुमान जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ता है। ड्राइवर रामदेव और कंडक्टर भीम सिंह नीचे उतरते हैं और पीछे पीछे नंदी भी उतरता है। ड्राइवर बस के नीचे टॉर्च लेकर कुछ देख रहा था। वो बाहर निकलता है और कंडक्टर को देखकर अपना सर हिलाता है। फिर वो मुड़कर नंदी से कहता है कि बस का एक्सल टूट गया है। नंदी पूछता है कि ये कैसे हुआ। रामदेव बताता है कि मोड़ पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था और मुझे ब्रेक लगाने में देर हो गई और बस उससे टकरा गई। भीम सिंह टॉर्च पत्थर की तरफ करता है, जो ऐसी जगह पर था कि उससे बचना मुश्किल था। सभी पैसेंजर्स भी अब नीचे उतर चुके थे। सभी मिलके पहले तो पत्थर को हटाते हैं। नंदी भीम सिंह से पूछता है कि क्या आसपास कोई गांव है। भीम सिंह कहता है कि सबसे करीब गांव यहाँ से 8 मील दूर है और चलते हुए जाने में हमें करीब 2 घंटे लग सकते हैं, और वैसे भी मैं और ड्राइवर बस छोड़कर नहीं जा सकते जब तक हमें मदद ना मिल जाए। नंदी पूछता है कि कैसी मदद। भीम सिंह बताता है कि सुबह एक बस यहाँ से गुजरती है, वो आगे डिपो पर खबर कर देगी और हमें यहाँ से टो करके ले जाया जाएगा। इस बात को सुन नंदी मायूस हो जाता है क्योंकि उन्हें अब सुबह तक यहीं रुकना पड़ सकता है अगर कोई मदद ना मिली तो। नंदी परेशान था कि ये बात वो अपने बड़े भाई को कैसे बताए। अगर वो समय पर नहीं पहुंचा तो उन्हें उसकी चिंता लगी रहेगी। भीम सिंह कहता है कि ये बात अच्छी है कि आप लोग साथ हैं, वरना पिछली बार जब हम ऐसे फंसे थे तो हमें पूरी रात अकेले काटनी पड़ी थी, वो भी भजन गाते हुए। हमें तो ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई हमारे बस के आसपास चक्कर काट रहा हो। रामदेव कहता है कि ये रास्ता है ही खतरनाक, यहाँ आए दिन पत्थर गिरते रहते हैं। कुछ समय पहले एक जीप पर पत्थर गिरा था और वो खाई में जाकर गिर गई थी और उसमें बैठे सभी लोग मारे गए थे। वैसे नंदी को इस बारे में पता था क्योंकि वो जीप उसके डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर की थी और ये एक बहुत ही बुरा हादसा था। भीम सिंह कहता है कि इस सुनसान वीराने में हमें सिर्फ जानवरों से खतरा नहीं है, बल्कि और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। इस बात को सुनकर नंदी जानने को उत्सुक हो जाता है और पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एक पैसेंजर कहता है कि हम गांव के लोग हैं
और बड़े होते हुए हमने भूत, पिशाच और भटकती हुई आत्माओं के बारे में सुना है। वैसे आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति इन बातों पर शायद विश्वास ना करें, पर ये सच है। वैसे नंदी इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। अब रात के करीब 8:30 बज चुके थे। अंधेरा काफ़ी था और माहौल में ठंड बढ़ने लगी थी। सभी पैसेंजर्स धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं और ड्राइवर और कंडक्टर भी अंदर चले जाते हैं, जिसके चलते नंदी को भी अंदर जाना पड़ता है। पैसेंजर्स जो अब तक अलग अलग जगहों पर बैठे हुए थे बस में, सभी लोग आके आगे बैठ जाते हैं और ड्राइवर और कंडक्टर भी उन्हीं के साथ आकर बैठ जाते हैं। सभी को अब या तो सुबह तक इंतज़ार करना होगा या फिर कोई वाहन यहाँ से गुजरे तो उन्हें मदद मिल सकती थी। नंदी बिना कुछ खाए निकला था और उसका प्लान था कि अगर बस कहीं रुकेगी तो वहाँ वो खाना खा लेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हालांकि साथ आए हुए पैसेंजर्स के पास ज़्यादा खाना था, जिससे सभी लोगों ने खाना खा लिया। अब उनके पास सोने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हालांकि इस दौरान बस के पैसेंजर्स द्वारा अलग अलग कहानियाँ सुनाई गई, भूत प्रेत वगैरह की। एक आदमी ने तो अपने बेटे के साथ जो बीती थी उसके बारे में भी कहानी सुनाई। खैर, अब खाना खाने के बाद सभी लोगों को सोना था, तो कंडक्टर बस की लाइट्स बंद करता है और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है। नंदी बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था कि इस अंधेरे में कहीं उसे कोई रोशनी नजर आ जाए किसी वाहन की। काफ़ी देर हो गई, कुछ भी नजर नहीं आया। नंदी अपना स्कार्फ लपेट कर सो जाता है। बस वो भी सोया ही था कि अचानक उसे कोई कानों में धीमी सी आवाज़ आती है। वो उठता है और कहता है, जागो, कोई वाहन आ रहा है। कंडक्टर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है और टॉर्च रास्ते की तरफ करता है ताकि आने वाले वाहन उन्हें देख सके और रुक सके। कुछ देर बाद सामने से एक ट्रक आता है और उनके पास आकर रुकता है। वो एक आर्मी का ट्रक था जो आगे कैंटोनमेंट तक जा रहा था। सभी लोग अपना सामान लेकर उसमें चढ़ने लगते हैं। नंदी आगे ट्रक के ड्राइवर और उनके असिस्टेंट के साथ बैठ जाता है। इन लोगों के साथ बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी आ जाते हैं, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि वो बस छोड़कर नहीं आ सकते थे। खैर, जो भी हो, ट्रक का जो ड्राइवर था वो एक सिख था जिसका नाम नरिंदर सिंह था और उसके असिस्टेंट का नाम अशोक था। नंदी आखिर शांति महसूस कर रहा था क्योंकि उसे रात को वहां वीराने में नहीं रुकना पड़ेगा। अब ट्रक आगे बढ़ता है और नंदी अपना परिचय देता है और उनको शुक्रिया कहता है लिफ्ट देने के लिए। नंदी उन्हें बताता है कि उसे कहाँ जाना है और नरिंदर सिंह उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानता था क्योंकि वो पहले भी वहाँ पर जा चुका था। नंदी कहता है, यहाँ आप लोगों के साथ बैठकर मुझे अब डर नहीं लग रहा, वरना बस के पैसेंजर्स ने तो मुझे भूत और आत्माओं की बात छेड़कर डराने की पूरी कोशिश की थी। नरिंदर सिंह कहता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये जगह है ही ऐसी। यहाँ कई सारे हादसे हुए, कई लोग मरे हैं, तो लोगों के बीच कई सारी कहानियाँ भी है। वैसे मैं भी इन बातों में विश्वास नहीं करता था पहले। नंदी कहता है कि अब ये मत कहना कि आप भी भूत प्रेत की बातों में विश्वास रखते हो। नरेंद्र कहता है, वैसे तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन उस रात जो हमारे साथ हुआ उसके बाद ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। नरेंद्र बताता है कि कुछ समय पहले मैं और अशोक इसी रास्ते से जा रहे थे, लेकिन उल्टी दिशा में। रास्ते में हमें एक औरत दिखी जिसने सफ़ेद कमीज पहनी थी और खुले बाल थे जो हवा में लहरा रहे थे। मैंने खिड़की खोल के देखा तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। उसे देख मैं काफ़ी चौंक गया था, ऐसे सुनसान सड़क पर उसे इतनी रात को घूमते हुए, और इसी सोच में मैं ब्रेक लगाना भूल गया। वो बिल्कुल सीधे देखते हुए सड़क को क्रॉस कर रही थी। लग रहा था जैसे उसे होश ही नहीं है कि उसके पास ट्रक आ रहा है। वो फिर भी चले जा रही थी। समय रहते मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन वो औरत अब भी चलती जा रही थी। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। वो सड़क क्रॉस करके आगे खाई की तरफ बढ़ने लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे वो सीढ़ियाँ उतर रही हो, वैसे नीचे खाई की तरफ उतरने लगती है। हमने उसे आवाज़ लगाई पर वो अब भी ध्यान नहीं दे रही थी। हम दोनों अब टॉर्च लेकर नीचे उतरे देखने के लिए, तो पता चला वो लड़की गायब हो चुकी थी। नीचे खाई की तरफ तो कोई भी नहीं था। नीचे बिल्कुल सीधी ढलान थी, तो उसका इतना आसानी से उतरना और फिर अचानक गायब हो जाना साधारण बात तो नहीं थी। हमें समझ आ गया था कि वो इंसान तो नहीं थी। हम जल्दी से ट्रक में बैठे और वहाँ से निकल गए।
नरेंद्र कहता है कि एक बस कुछ समय पहले खाई में गिर गई थी। लोग मानते हैं कि ये आत्माएं यहाँ भटकती है। नंदी हंसते हुए कहता है कि आप लोग को क्या हमें देखकर ऐसा नहीं लगा था कि हम भी भूत हो सकते हैं? नहीं सर, आपकी खराब बस को देखकर हमें समझ आ गया था, अशोक कहता है। ट्रक की हेडलाइट अब घने अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी और वो लोग अब रामपुर गांव पहुंचते हैं, जो इस समय पे किसी बोतहा गांव से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। ना तो बंदा था न बंदे की साथ। कुछ समय बाद ट्रक रुका, क्योंकि ये जगह नरकंडा थी जहां ड्राइवर और कंडक्टर को उतरना था। अब फिर से ट्रक आगे बढ़ता है और नंदी, नरेंद्र और अशोक अपनी बातों में लग जाते हैं और इसी में कुछ और घंटे बीत जाते हैं और ट्रक फिर एक बार रुकता है। नंदी नरेंद्र को देखता है जानने के लिए कि ट्रक क्यों रुका। वो कहता है कि आपका स्टॉप आ गया है। नंदी बाहर नजर घुमाता है और आसपास कुछ भी नहीं था। नंदी को लग रहा था कहीं ये दोनों उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहे। नरेंद्र उसके चेहरे को देखता है जिस पे परेशानी नजर आ रही थी और वो आगे की तरफ इशारा करता है। नरेंद्र जिस तरफ इशारा कर रहा था उस तरफ एक कच्चा रास्ता था जो चांद की मध्यम रोशनी में जैसा तैसा नजर आ रहा था। नरेंद्र कहता है आपको जहाँ जाना है वो उस रास्ते पर है। वो रास्ता कच्चा था और आगे चढ़ान थी। नरेंद्र कहता है कि अगर आप जल्दी चलेंगे तो शायद 10 मिनट में इंस्टीट्यूट पर पहुंच जाएंगे। नंदी के पास अब कोई भी चारा नहीं था उनकी बात को मानने के अलावा। वो अब अपना बैग लेकर नीचे उतरता है। पीछे सभी पैसेंजर सो रहे थे और उनके खर्राटों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नंदी नरेंद्र और अशोक को शुक्रा कहता है और उनसे विदा लेता है। नंदी वहाँ खड़ा था और उसकी नज़रों के सामने ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था और उसकी रोशनी धीरे धीरे आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। नंदी अब अकेला था इस अंधेरे में। वो अपने हाथ पर बंदी घड़ी में समय देखने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे की वजह से ढंग से देख नहीं पाता। उसके पास बैग में एक टॉर्च था, लेकिन वो उसे निकालने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी आंखें धीरे धीरे इस अंधेरे को एडजस्ट कर चुकी थी और वो अब लंबे लंबे कदम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब चलते चलते अचानक नंदी रुक जाता है। उसकी धड़कन ठहर जाती है जब वो सड़क के किनारे खड़ी एक औरत को देखता है। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और चांद की रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद नजर आ रहा था। नंदी हिम्मत जुटाता है और सोचता है कि ये कौन है? क्या कोई भूत है? ये इतनी रात यहाँ कर क्या रही है? क्या किसी का इंतज़ार कर रही है? कई सारे सवाल थे उसके मन में। वो अपने इन सारे सवालों को परे रखता है और सोचता है कि शायद ये यहाँ की कोई लोकल औरत होगी और अपनी नज़र घुमाता है आसपास घर वगैरह ढूंढने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। अब नंदी के पास एक और कारण था जल्दी से जल्दी घर तक पहुंचने का। वो फिर से लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उस औरत के पास से गुजरता है उसे अपने शरीर में ठंड की लहर गुजरती हुई महसूस होती है। वो उसे इग्नोर करके चलने लगता है और कुछ कदमों के बाद वो थोड़ा पीछे मुड़ता है ये देखने के लिए कि क्या वो औरत अब भी सड़क के किनारे खड़ी है या नहीं। पर नहीं, अब वो सड़क के किनारे नहीं थी। वो औरत नंदी के बिल्कुल पीछे थी, बस कुछ कदमों की दूरी पर उसका पीछा कर रही थी। ये जानकर उसके पैर धीमे पड़ जाते हैं जैसे पैरों से पत्थर बन चुके हो और उसके दिल में खौफ जाग जाता है। अपने डर को कम करने के लिए वो सोचता है कि शायद वो आगे रहती होगी और वो अंधेरे में अकेले नहीं जाना चाहती होगी, इसीलिए उसके साथ साथ आ रही है। फिर नंदी के दिमाग में ख्याल आता है कि कोई औरत इतनी देर रात यहाँ क्यों होगी। नंदी के सामने अब भी सब जंगल था, किसी इंसानी बसेरे का नामो निशान नहीं था। नंदी जानना चाहता था कि क्या वो असल में औरत है या उससे भी ज़्यादा कि क्या वो इंसान है। वो अपनी नज़र थोड़ी घुमाता है पीछे देखने को और उस औरत के बाल और कमीज हवा की वजह से लहराते हुए दिखते हैं, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। नंदी को याद आता है नरेंद्र ने ऐसे ही औरत के बारे में जिक्र किया था और इस सोच के साथ उसकी रूह कांप उठती है।
उसे अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके मन में सवाल था कि क्या ये औरत उन्हीं के साथ उस ट्रक में आई थी? क्या ये औरत पूरे समय उनके साथ थी? खैर, नंदी फिर से अपनी नज़र पीछे करता है देखने को, और उसे दिखता है कि उस औरत की नज़र बिल्कुल सीधे नंदी की तरफ ही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी हंसी थी। नंदी फिर सोचता है कि शायद ये उसका वहम होगा और शायद वो भूत ना हो, सिर्फ मामूली औरत हो। शायद उसे उससे बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए। पर क्या नंदी में इतनी हिम्मत थी? उसे नरेंद्र की कहानी याद आती है, और वो अपनी गति बढ़ाता है और तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद फिर नंदी पीछे देखता है और वो औरत अब भी उसके पीछे थी, उतनी ही दूरी बनाए हुए। धीरे धीरे अब हवा चलने लगी थी। पेड़ों की शाख और पत्तों के हिलने की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे नंदी अंधकार में घिरा जा रहा है। नंदी के मन में चल रहा था कि क्या वो जिंदा बच पाएगा? क्या अब उसका अंत होने वाला है? नंदी अब थक चुका था, धड़कन बढ़ गई थी, पैर कांपने लगे थे। वो अब हिम्मत जुटाकर कांपते हुए कदमों के साथ तेजी से दौड़ने लगता है। वो सोच रहा था कि अगर वो औरत है तो इतनी तेज दौड़कर उसके पास नहीं पहुंच सकती, और इस बात से उसे बढ़ते रहने की हिम्मत मिलती है। और वो पीछे देखता है कंफर्म करने के लिए कि वो औरत उसके पीछे है या वो उसे पीछे छोड़ चुका है। लेकिन वो औरत उसके बिल्कुल पीछे थी और वो थकी हुई तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। नंदी फिर दौड़ने लगता है और चाहे वो कितना भी तेज दौड़े, वो औरत हमेशा उसके पीछे होती थी। नंदी अब खुद को मानसिक तौर पर तैयार करने लगता है आगे जो भी हो उसके लिए। वो सोच रहा था कि क्या नरेंद्र ने उसे गलत जगह पर उतार दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि 10 मिनट में वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन इतना चलने के बाद भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नंदी सोचता है क्या उसे वापस मुड़ जाना चाहिए, लेकिन वो वापस मुड़े भी कैसे? उसके पीछे तो वो औरत खड़ी थी। नंदी अब चलता रहता है और अचानक एक मोड़ के बाद उसे थोड़ी दूरी पर एक बिल्डिंग नजर आती है। वहां सिर्फ एक बल्ब जल रहा था और उसके अलावा हर जगह पर अंधेरा था, लेकिन उसका दिखना ही काफी था नंदी को खुद को दिलासा देने के लिए। नंदी अब तेजी से उस तरफ आगे बढ़ता है और फिर पीछे देखता है, लेकिन इस बार वो औरत पीछे नहीं थी। इसे जानकर उसके जान में जान आती है। वो उस बिल्डिंग के दरवाजे में घुसता है और आसपास देखता है कि शायद कोई वॉचमैन वगैरह हो, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब वो अपनी नज़र घुमाता है आसपास प्रिंसिपल के क्वार्टर को ढूंढने के लिए। करीब 50-60 मीटर दूर उसे एक कॉटेज नजर आता है। वो अपने कदम उस तरफ बढ़ाता है और वो अब भी डरा हुआ था, जिस वजह से अपनी नज़रों को वो आसपास फेर रहा था किसी भी खतरे से बचने के लिए। नंदी के मन में अब भी ख्याल था कि शायद वो औरत कोई इंसान होगी जो आसपास रहती होगी और शायद चली गई होगी। नंदी उस कॉटेज तक पहुंचता है, अपना बैग नीचे रखता है और दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। शायद सब लोग गहरी नींद में होंगे। वो फिर खटखटाता है जोर से, लेकिन अब भी कोई हलचल नहीं। नंदी के मन में अब फिर डर उभरने लगता है। उसे लगता है कि कुछ तो गलत है यहाँ पर। इस समय नंदी की नज़र दरवाजे पर लगे बड़े से ताले पर पड़ती है। क्या यहाँ कोई भी नहीं रहता था? मायूस होकर वो अपना बैग उठाकर मुड़ता है वापस जाने को, और उसका शरीर वहीं थम जाता है। वो अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थी, बल्कि गड्ढे थे जिसमें से रोशनी निकल रही थी। जो अब तक नंदी को वहम लग रहा था वो सच हो जाता है। वो औरत एक भूत थी, एक भटकती हुई आत्मा थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर रूह कपाने वाली हंसी देखकर नंदी के पसीने छूट जाते हैं। एकाएक नंदी को अपनी छाती में दर्द होता है, जैसे किसी ने उसकी छाती पर वार किया हो। उस आत्मा के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। चेहरा अब डरावना लग रहा था और उस पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। नंदी हिम्मत जुटाकर उल्टी दिशा में भागता है और दौड़ते हुए अपना बैलेंस खो देता है, जिसके चलते वो गिर पड़ता है। वो फिर उठकर भागने लगता है। वो पीछे देखता है अगर वो उसके अब भी पीछे है, और फिर आगे देखता है और उसे सामने रोशनी नजर आती है।
वहाँ पर कोई खड़ा था। सामने एक आदमी था, लालटेन लिए खड़ा था। नंदी उसे कुछ बोले उससे पहले वो पूछता है, तुम कौन हो? वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। नंदी वहीं पर रुक जाता है। वो आदमी पास आता है और पूछता है, इतनी देर रात को दरवाज़ा ठोक कर लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? तुम हो कौन? नंदी कहता है, मैं प्रिंसिपल का भाई हूँ नंदी। मेरी बस खराब हो गई थी, जिस वजह से मुझे देर हो गई। नंदी पूछता है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं वॉचमैन हूँ, जरकू साहब आपका इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी चिंतित भी लग रहे थे। जरकू लालटेन उठाता है और नंदी के चेहरे को करीब से देखता है। वो सोच रहा था कि इन्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है और ये डरे हुए क्यों लग रहे हैं। जरकू जैसे ही उसे देख रहा था, नंदी को लगता है कि उसे शायद अब भी उस पर शक है कि वो नंदी नहीं है। तो वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, हमारी बस खराब हो गई थी और मैं एक आर्मी के ट्रक में यहाँ पर पहुँचा हूँ। लेकिन जरकू का ध्यान तो उसकी तरफ था ही नहीं। जरकू की नज़र नंदी के पीछे किसी चीज़ पर गड़ी हुई थी। नंदी पीछे देखता है और वो आत्मा, वो औरत हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही थी, कॉटेज की तरफ। नंदी मुड़ता है और देखता है कि वॉचमैन के हाथ में एक डंडा था जिसे उसने हवा में उठा रखा था, जैसे वो हमला करने की तैयारी में हो। सिर्फ उस डंडे के डर से वो आत्मा जा चुकी थी और इस बात से नंदी को शांति मिलती है और वो वॉचमैन के करीब आकर खड़ा हो जाता है। क्या आपके साथ कोई आया है? वॉचमैन पूछता है। उसकी तरफ मत देखो, नंदी कहता है। पर साहब ने तो कहा था कि आपकी शादी नहीं हुई। नंदी कहता है कि वो इंसान नहीं है। क्या क्या भूत? वॉचमैन डरता हुआ पूछता है। वो मेरा काफी देर से पीछा कर रही थी, नंदी बताता है। हरे राम और जय हनुमान का जाप करने लगता है वॉचमैन। नंदी कहता है, मुझे जल्दी से घर पर ले चलो, मैं थका हुआ हूँ और डरा हुआ भी। अब जरकू को शक था कि कहीं ये आदमी भी तो भूत नहीं, तो वो कहता है कि रुको, मैं साहब से पूछ कर आता हूँ। नंदी उसके पीछे आने लगता है तो वो उसे वहीं पर रोक लेता है और वहीं रुकने का कहता है। नंदी कहता है कि ठीक है, यहीं रुकता हूँ, लेकिन कम से कम वो लालटेन तो यहाँ छोड़कर जाओ। जरकू पहले तो हिचकिचाता है, पर फिर लालटेन उसे दे देता है। वो किसी भी चीज़ पर आसानी से विश्वास नहीं कर सकता था, खास करके जब उसने उस औरत को देखा है, उसके बाद तो नहीं। वॉचमैन कॉटेज में जाता है और नंदी बाहर रुका हुआ था और डर के मारे हनुमान चालीसा गाने लगता है। नंदी की हिम्मत भी नहीं थी उस तरफ मुड़कर देखने को जहां पर आखिरी बार वो औरत नजर आई थी। काफी देर हो चुकी थी और वॉचमैन आया नहीं था। नंदी सोच रहा था कि उस आत्मा ने उस वॉचमैन को कुछ किया क्यों नहीं। क्या वो वॉचमैन भी एक भूत है? क्या ये जगह कोई भूतों का अड्डा तो नहीं? कुछ देर बाद कॉटेज का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से उसका बड़ा भाई एक हंसते हुए चेहरे के साथ बाहर आता है और उसे गले लगाता है। आखिर तुम आ ही गए, मैंने तुम्हें कहा था जल्दी निकलने को, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ। वॉचमैन लालटेन और डंडा लेकर उनके पीछे खड़ा था और पहरा दे रहा था, और शायद उसके मन में चल रहा था कि क्या ये लालटेन और डंडा काफ़ी होगा उस आत्मा से खुद को बचाने के लिए। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। वैसे कई सारे सवाल होंगे कि वो औरत कौन थी। क्या वो सच में उनके साथ, यानी नंदी, नरिंदर और बाकी पैसेंजर्स के साथ उस ट्रक में उस वीराने से आई थी? क्या वो नंदी का पीछा कर रही थी, या कुछ और बात है? खैर, ये स्टोरी आगे और चलती है, लेकिन वो स्टोरी मैं आपको नरेट करूँ वो डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो पे कितना अच्छा रिस्पॉन्स देते। वैसे आप लोग कमेंट्स में भी बताइए कि इसके आगे की कहानी आप सुनना चाहते हैं या नहीं। अगर किसी तरह का कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।